हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास के बारे में आज पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं। कल हमने देखा कि जो संविधान क्या है और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये भी देखा कि भी अगर संविधान नहीं होगा तो समाज में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, नुकसान होगा समाज में बहुत, और सरकार और उसके नागरिकों के बीच या फिर नागरिकों के आपस के बीच में जो कानून वगैरह है वो भी सभी क्या है, संविधान का एक हिस्सा है। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में कहाँ कहाँ से डेवलपमेंट वगैरह हुआ, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई थी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला है कंपनी रूल। कंपनी रूल में क्या था कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो रूल चला था वो चला था मेनली जो 1773 से 1858 के बीच में चला था। और जो क्राउन रूल था यानी कि जो राजा का शासन था वो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश सरकार का शासन था वो मेनली कब से कब तक चला था, 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। तो आज हम इसमें कंपनी रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो क्राउन रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली जो कंपनी रूल है उसमें 8 एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, और जो जो कंपनी का जो क्राउन का रूल था उसमें कितने एक्ट आए थे, 9 एक्ट आए थे। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल। कंपनी रूल में क्या था कि जो सबसे पहला अधिनियम आया था उसका नाम था 1773 का विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या गया था कि भी जो कंपनी थी उसकी जो कार्य वगैरह थे उनके ऊपर कुछ लगाम लगा दी गई थी, क्योंकि वो क्या था कि जो 1773 से पहले जो उसके पास जो कंपनी है उसके पास क्या क्या था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा का पूरा एरिया था। और जो 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी उससे उनके पास दीवानी राइट्स भी आ गए थे। लेकिन उन्होंने तकरीबन ये लगा लो कि उसके दीवानी राइट्स मिलने के 6 से 7 साल के बाद के बीच में बहुत सारा मतलब वहाँ पे क्या हो गया, अफरा तफरी मचा दी, वो सारे हालात ख़राब कर दिए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, फिर दखल दिया और रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। और उसमें क्या किया कि जो बेलगाम हो चुकी थी कंपनी उसको रेगुलेट किया। उनको बताया कि आपके भाई कुछ तो क्या कहा कि उनको कहा कि भाई आपके कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह जिम्मेवारियां भी हैं, उनको आप निभाइए, उनको रिकॉग्नाइज करवाया, उनको बताया कि भी आप ये निभाइए, क्योंकि अगर आप इस पर लोगों पर राज कर रहे हो तो इनके लिए कुछ काम करना भी आपका ही कर्तव्य है। क्योंकि भारत में जो कंपनी आई थी मेनली वो व्यापार के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, एक शासन में तब्दील हो गई थी, जिससे कि फिर उसको ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो क्राउन था, उसको क्या लगने लगा कि भाई अब इनको भी कुछ जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये राज कर रहे हैं लोगों पर तो उन्होंने क्या कहा अभी जैसे सड़कें बनाना, पॉलिटिकल वगैरह कुछ इनके लिए फैसले लेना, तो वो सब आपका ही काम है। लेकिन कंपनी क्या थी, इससे हाथ खींच रही थी, क्योंकि ऐसे काम करने में क्या आता है, उनका खर्चा आता है, और वो सोच रही थी कि क्या बिना बात का खर्चा क्यों करना है इन लोगों पर। तो इसलिए लेकिन फिर जो क्राउन था उन्होंने क्या कहा कि भी आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभानी ही पड़ेंगी। तो उसमें क्या किया कि जो इसमें लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस जो एक्ट की वजह से क्या होगा कि भारत में क्या होगा कि जो एक केंद्रीय प्रशासन था उसकी नींव रख दी थी कि भी आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी गई। क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह में देखेंगे कैसे क्या किया था उन्होंने। इसमें क्या कहा गया कि मेनली ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फोर्ट विलियम जो था वो फोर्ट विलियम वहाँ का किला था, जो मेन जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, जहाँ से सारा कार्यकाज चलता था, सारा राज चलता था जो इंडिया में था। तो वो मेन हेड था, वो कहाँ था, कोलकाता में था। तो इसकी वजह से जो बंगाल था उसको मेन उपाधि दे दी गई कि जो बॉम्बे था और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनके जो गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया कि इसके अधीन ला दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और इसलिए क्या किया गया कि जो उसके क्योंकि उसको जो बंगाल वाला जो गवर्नर था उसको वो कुछ ऊपर लेने चाहते थे। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया, ताकि जो बम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनसे अलग करने के लिए और उनको इसके अधीन लाने के लिए उसको एक अलग दर्जा दिया गया। इसलिए उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो इस एक्ट में और भी क्या कुछ विशेषताएं थी, उन्होंने कहा कि भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी एक 4 मेंबर की, इसलिए बनाएगी जो असिस्ट गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी, यानी उसकी सहायता करेगी कि भाई आपको कार्यकारी परिषद बना दी गई है और ये आपको असिस्ट करेगी भाई आप
पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले ले सकते हैं। पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का सरकार का राज था, तो वहाँ पे सारे जो मतलब सबका हेड किसे बना दिया गया था, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का। और एक और काम कर दिया गया था कि भी जो कलकत्ता है, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया, उसमें स्थापना कर दी गई कि उसका जो सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश था वो किसे बनाया गया था, लॉर्ड इम्फे को बनाया था। तो इसमें क्या गया था कि भी जो ऑफिसर थे, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो काफ़ी भ्रष्ट हो चुकी थी सरकार, जो मतलब जो कंपनी थे, कंपनी के अफसर सारे भ्रष्ट हो चुके थे, वो काफ़ी सारे रिश्वत वगैरह भी लेते थे और अपना अलग से व्यापार चला रखा था उन्होंने, जो मतलब कि जो कंपनी के व्यापार से मतलब काम कंपनी के लिए करते थे लेकिन व्यापार अपना खुद का चलाते थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो कंपनी के ऊपर नुकसान हो रहा था और एक तरह से क्या हो रहा था, ब्रिटिश क्राउन को नुकसान हो रहा था। तो उनको ऑफिसर्स को प्रोहिबिट किया गया कि भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर आप अपना खुद का निजी ट्रेड करते हो या फिर कुछ रिश्वत वगैरह लेते हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ फैक्ट हैं आपको जानने ज़रूरी हैं। ये क्या है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन थे, वैरन हेस्टिंग्स थे। और जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में, उसका क्या था, एक तो चीफ जस्टिस था उसमें और 3 उसके अलावा और अन्य जज थे। और कोर्ट हियर्ड केसेस विद द हेल्प ऑफ जूरी। तो जो मतलब कोर्ट केसेस सुन रही थी मेनली, तो उनके पास 3 ही जज थे और एक सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज था यानी चीफ जस्टिस था। तो उसके अलावा क्या होता था कि जूरी होती थी। जैसा कि आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या था कि जो 7-8 लोगों की अलग से एक बेंच अलग से होती थी जो जज के अलावा। तो जो बहुमत से फैसला होता था जो जूरी का और जो जज का, तो उसी को फैसले को क्या किया जाता, मान्य दिया जाता था। तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, एक उसका जो जिसमें 24 मेंबर थे, उसका एस्टेब्लिश कर दिया गया था, उसको वहाँ पे भेज दिया गया था। जिसमें क्या था कि जो जो रिवेन्यू आता था, जो कमाई आती थी, जो खर्चे आते थे, जो मिलिट्री में या जो सिविल खर्चे आते थे, उनको नागरिक खर्चे थे, उनको भी जैसे उनका सारा ब्यौरा देने के लिए कि भी आप ये जितना खर्चा आए, उतना जितना कमाई आए, उस सब के बारे में आप हमें बताइए। तो उसके डिटेल वगैरह वहाँ पे लंदन भेजते थे वो क्राउन के पास। तो जो सेकंड ज्यूरिसडिक्शन एक्ट आया था 1781 में, उसमें क्या गया था कि जो पब्लिक सर्वेंट हो गए, जो ब्रिटिश के ऑफिसर हो गए, कंपनी के ऑफिसर हो गए, उनको क्या कर दी गई थी, जो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर मान लो किसी से गोली वगैरह चल के कोई भारतीय वगैरह मर भी जाता है, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही आपके ऊपर कोई केस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो नेक्स्ट है कि जो कलकत्ता के नागरिक थे, वहाँ पर क्या किया गया, न्यायालय का अधिकार एक्सटेंड कर दिया गया था, ताकि मतलब जो पहले जो नॉर्मल जो ऑफिसर्स वगैरह के ऊपर आते थे, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया था कि सभी को अधिकार कर दे दिए गए थे कि जो पूरे नागरिक थे जो कलकत्ता के, कि भी आपके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई, कोई गलत काम होता है, यानी आपके कोई राइट वगैरह छीने जाते हैं, तो उस टाइम पे तो राइट वगैरह तो थे नहीं, लेकिन मतलब कुछ भी अगर मान लो किसी के साथ कुछ धोखा हुआ या किसी को मार दिया या किसी को पीट दिया, तो आप कोर्ट में केस भी आप भी कर सकते हो। पहले तो सिर्फ वो जो कंपनी के ऑफिसर वगैरह थे उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध थी। तो फिर क्या कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट था, उसको कह दिया गया कि भी आप जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं या सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर विचार करते हुए फैसला सुनाइए। ये नहीं है कि भी कोई भी फैसला सुना दिया। अगर उनसे लोगों के धार्मिक और सामाजिक विचारों पर, रीति रिवाजों पर अगर कुछ ठेस पहुंच रही है, तो ऐसा कोई फैसला ना सुनाए। तो एक और क्या आ गया था कि जो मतलब अगर मान लो 500 पाउंड से कम के मामले हो गए, कोई मान लो फ्रॉड वगैरह का मामला हो गया, तो वो सभी जैसे बॉम्बे में हो गया, मद्रास में हो गया, या फिर सिर्फ बंगाल में ही हो गया, तो वो फैसले कहाँ तक जा सकते थे उनके ऊपर, केस वगैरह जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उनके पास जा सकते थे। लेकिन अगर उससे कोई ज़्यादा का फैसला, कोई केस होता, तो वो कहाँ जाता था, सीधा डायरेक्ट किंग इन काउंसिल यानी कि राजा के पास जाता था, सीधा क्राउन के पास लंदन में। अगला जो एक्ट आया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये किसके ऊपर, इसके जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये उस टाइम पे क्या था, विलियम पिट थे एक जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे इंग्लैंड के, तो उनके नाम पर ये एक्ट आया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो कंपनी के राजनीतिक थे और वाणिज्यिक फैसले थे, वाणिज्यिक कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। जो कॉमर्शियल अफेयर थे यानी कि जो वाणिज्यिक मामले थे, वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किए जाते थे। और जो पॉलिटिकल मामले थे, पॉलिटिकल मामलों में कौन कौन करता था, उसके
तो जो पॉलिटिकल मामले थे उनको कौन कंट्रोल करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये नया नियंत्रित बोर्ड था, इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था कि भी जो सरकार के फैसले हैं या फिर जो सरकार के कार्य हैं वो, या जो सरकार का रिवेन्यू है, पैसे आए कहाँ से आए, कितने गए, कितने खर्चे हुए, तो उसके बारे में जो सुपरवाइजन करना था और उसको का जो रिपोर्ट वगैरह थी वो कहाँ सौंपनी थी? ब्रिटिश क्राउन के पास सौंपनी थी। तो नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर थे, जैसे आपको पहले बताया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सी थी? जो गवर्नर जनरल को की हेल्प के लिए बनाई गई थी, 4 मेंबर की थी, जो उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। तो उसके मेंबर 4 से घटाकर कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। तो अभी देखते हैं कि इस जो एक्ट था इसके महत्व क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो क्या था कि जो पहली बार कंपनी के जो अधीन मान लो जो पूरा एरिया था टेरिटरी इंडिया के अंदर, तो वो सारी उसको क्या मान लिया गया था कि ब्रिटिश पोजेशन भी, ये जो क्राउन है जो ब्रिटेन का, उसके, तो जो ये ब्रिटेन का क्राउन है उसके अंडर ये सारे पोजेशंस आ जाएंगे और ये इसमें अभी कंपनी का कुछ खास रोल नहीं रहेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गया, उसका पूरा पूरे कंट्रोल हो गया कंपनी के अफेयर्स पे, या उसके जो प्रशासन वगैरह थे उसके ऊपर पूरा नियंत्रण किसका हो गया था? ब्रिटिश सरकार का हो गया था। अभी नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786 यानी 1786 का अधिनियम। इसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं कि जो कॉर्नवालिस था, जो वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने क्या था कि जो कॉर्नवालिस था उसको भेज रहे थे कि भी आप इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के जाइए, लेकिन वो जाने के लिए राज़ी नहीं था। तो उसको राज़ी करने के लिए जो पिट थे, विलियम पिट, उन्होंने क्या कहा कि भी आप उनकी, जैसे जो कॉर्नवालिस थे उनकी एक मांग थी कि जो भी जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके जो फैसले वगैरह होते हैं, पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसको उनके फैसले मानने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उनको मनाने के लिए क्या कहा कि भी जो उनके फॉर्मेलिटी रहेगी थी बस, उसके बाद तो ये होगा कि भी जो अगर मैं चाहूँ तो उनकी राय मानूंगा, अगर नहीं चाहूँगा तो नहीं मानूंगा। तो ये फैसले, ये कानून बना दिया उन्होंने। तो इसके साथ वो फिर क्या आगे अपने गवर्नर जनरल बन के आगे थे। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका क्या कुछ विशेषताएं थी इसमें? ये था कि भी एक कॉर्नवालिस थे जिनको गवर्नर जनरलशिप के लिए कह रहे थे कि भी मनाने के लिए कि भी आप जाओ और वहाँ का गवर्नर जनरल बन जाओ बंगाल का जाके इंडिया में। तो लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ काउंसिल है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो उसके पास बहुत अधिकार है। तो अगर ऐसा कानून बनाओ कि उनकी राय अगर मुझे माननी है तो मैं मानूंगा, और अगर नहीं माननी है तो मैं नहीं मानूंगा। मतलब मेरे हाथ में दे दो कि अगर उनकी राय है, जो भी राय है, माननी ना माननी है, सब मेरे हाथ में है। तो पिट ने क्या कहा कि जो कानून बना के दे दिया कि भी ठीक है, आप भारत जाओ, और आपको अगर मान लो कुछ किसी का उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला मानना है तो मानना, और नहीं मानना है तो नहीं मानना, ये आपको और मैं हमने परमिशन दे दी है। तो उसके बाद फिर वो खुशी खुशी क्या हो गया कि जो अपना कॉर्नवालिस है वो इंडिया में आ गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। तो इसके बाद क्या होगा कि गवर्नर जनरल को क्या राइट मिल गई कि भी जो काउंसिल थी तो उसके फैसलों के ऊपर मतलब कि अमल करना नहीं करना वो सब उसके हाथ में हो गया था। तो उसको, तो अगला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यानी 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि इसके बाद 1793 के बाद हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता था, तो आएगा, और इसका मतलब क्या होगा कि, तो अगला जो चार्टर एक्ट था 1793 का, उसमें क्या कहा गया कि भी जो आज से हर 20 साल के बाद, यानी हर 20 साल के बाद क्या आएगा, एक चार्टर एक्ट आएगा, जिसमें क्या गया कि ब्रिटिश का जो चार्टर है, यानी कि ब्रिटिश का जो परमिशन है कि भी आप वहाँ पे अपना राज चला सकते हैं, वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, उसको हर 20 साल के बाद देखा जाएगा कि भी आपको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी का रोल था जो, उसको क्या कहा, परमिशन, एक तरह से परमिशन मिल जाती थी कि भी अगले 20 साल के लिए आप राज कर सकते हैं। और इसी तरह मतलब कॉर्नवालिस की जो, तो अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या कहा गया था कि भी 1793 के बाद हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आएगा, और इसका मतलब ये होगा कि भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके चार्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसके रिन्यू हर 20 साल के बाद रिन्यू होगा। मतलब एक तरह से ये क्या क्या था कि भी परमिशन मिलती थी कि ब्रिटिश कंपनी को भी आप वहाँ पे राज चला सकते हैं और वहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, एक और चीज़ कही गई थी कि हम हर 20 साल के बाद ये तय करेंगे कि भी आपको आगे का मतलब 20 साल का परमिशन देना है या नहीं देना है, आप वहाँ राज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर कार्य वगैरह के ऊपर निर्भर होगा। तो इसमें और क्या कहा गया था कि इसमें
इसमें और क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि भी जो गवर्नर जनरल को, जो कॉर्नवालिस को पावर मिली थी कि भी आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फैसले को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, वो आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सब के लिए वो पावर क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी कि भी आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन सब के ऊपर ये लागू होगा कि आप अगर माननी है किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात तो आप मानिए, अगर नहीं माननी है तो नहीं मानिए। अभी तक क्या होता था कि जो मेंबर वगैरह थे, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हो गए, या फिर जो भी इंडिया में ऑफिसर वगैरह थे, उन सब की सैलरी कहाँ आती थी, जो इंडिया से रिवेन्यू प्राप्त होता था, इंडिया से धन प्राप्त होता था टैक्सेस वगैरह की फॉर्म में, तो उनसे क्या होता था, पेड किया जाता था, उन पर ऑफिसर वगैरह की पेमेंट देती थी। लेकिन जो ये प्रैक्टिस कब तक चली, 1919 तक। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ ऑफिसर्स की, कुछ मेंबर्स की कहाँ से पेमेंट आने लगी, सैलरी कहाँ से आने लगी, ब्रिटिश से, ब्रिटिश क्राउन से। तो इसमें क्या गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या परमिशन दे दी गई थी कि आप भारत से चीन में अफीम का वो कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपको पूरी परमिशन दे दी गई है कि आप कितना चाहे वो। तो इस एक्ट में एक और चीज़ कही गई थी कि भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अफीम के जो वो था, व्यापार था, उसकी परमिशन दे दी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक तरह से चीन में पूरा उसने अफीम फैलाना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया था। और जो चाइना के साथ अफीम का व्यापार था उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि आप, जैसे पहले तो क्या होता था, व्यापार मेनली ये होता था कि भी इंडिया से माल लाए, इंग्लैंड में ले गए, और इंग्लैंड से माल लेके इंडिया में ले आए। तो अभी क्या करते हैं कि उन्होंने आउटसाइड इंडिया भी, अगर मान लो किसी को ट्रेड करना है कंपनी में, तो वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये परमिशन भी उनको दे दी गई थी। और नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यानी 1813 का चार्टर एक्ट। इसकी क्या कुछ विशेषताएं थी, इसमें ये था कि जो कंपनी, पहले क्या था, कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी कि भी आप भारत और इंग्लैंड के बीच जो व्यापार होता है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और किसी जो मान लो कोई अलग व्यापारी है, अगर वो चाहे कि भी मैं इंग्लैंड से माल लेकर वो इंडिया में बेचूं, और इंडिया से माल लेकर के कहाँ बेचूं, इंग्लैंड में बेचूं, तो वो ऐसा परमिशन उसको नहीं मिलती थी, क्योंकि जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसने अभी तक किसको परमिशन दे रखी थी कि भी कंपनी को परमिशन दे रखी, भी आपकी मोनोपोली रहेगी, जो भी व्यापार होगा वो सिर्फ आप करोगे और कोई नहीं कर सकता। और इसकी परमिशन जैसे वहाँ तो पूरी मोनोपोली जो उसमें ख़त्म कर दी, लेकिन क्या कह दिया कि आप जो चाइना के साथ चाय का व्यापार है या दूसरा व्यापार है चाइना के साथ, वो आप कर सकते हो, उसमें आपकी मोनोपोली रहेगी, उसमें और कोई नहीं आ सकता। तो ये कंपनी की मोनोपोली क्यों हटाई गई, क्योंकि क्या था कि जो ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उसकी वजह से लोगों का प्रेशर, जो व्यापारी वगैरह थे उनका प्रेशर आया हुआ था कि भारत जैसी इतनी बड़ी मार्केट को आपने मोनोपोलाइज कर रखा है, हमें भी मौका दीजिए कि भी हम भी वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको क्या किया था कि मोनोपोली का जो परमिशन थी उसको वो उससे छीन ली गई थी। और इसके अलावा क्या किया गया था कि 1 लाख दिए, अलॉट किए गए कि भी जो आप भारत में एजुकेशन और जो लिटरेचर वगैरह है, जो साहित्य है उसका, विज्ञान का, उसका क्या कीजिए, आप सुधार कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। लेकिन ये भी काफ़ी 10-15 साल तक तो ये मतलब जो अमाउंट है वो अलॉट ही नहीं हो पाई। और धीरे धीरे ये लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने यहाँ के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि, और इन्हें जैसे कि 50 साल लग गए ये सोचने के लिए कि अगर हम भारत में राज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह है लोगों की, उनकी जिम्मेवारी भी हमारी ही है। तो बहुत लेट जाकर इनको ये मतलब भरोसा हुआ था, यानी ये सोचा इन्होंने कि भी भारत के लोगों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, सिर्फ अपनी ही जेबें भरने के अलावा। तो उस, और इन्होंने एक और काम किया था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, मिशनरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं कि अपने धर्म को, क्रिश्चियनिटी को फैलाती हैं। तो उन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया भी आप जाके भारत में जाओ और अपने प्रचार वगैरह का, अपने धर्म का प्रचार कीजिए। तो जो नेक्स्ट एक्ट आया था वो आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यानी 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया था कि भी उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो काफ़ी तेज़ हो चुका था, और जो लिबरल प्रिंसिपल थे वो भी काफ़ी डेवलप हो चुके थे, और जो सरकार थी वहाँ की वो भी लिबरल हो चुकी थी, यानी कि उदारवादी थी। तो उन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि जैसी सरकार वहाँ थी, क्योंकि सरकार उन्हीं की सरकार यहाँ चल रही थी, तो जैसी सरकार वहाँ होगी वैसे ही कानून, जो कानून वहाँ बनाएगी वैसे ही कानून यहाँ भी बनेंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ भी पढ़ाई को लेकर, बराबरी देने को लेकर के काफ़ी प्रिंसिपल्स आए, जिसका पहला एक्ट, जिसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने माना कि पूरे भारत पर हमारा राज है, तो इसके लिए क्या किया जाए कि भी हमें कुछ लोगों के पढ़ाई वगैरह के ऊपर भी, बराबरी देने के ऊपर भी क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए।
तो इसमें इन्होंने एक और चीज़ बता दी कि भी जो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो यहाँ पे कंट्रोल था, उसने उसके अंडर पूरा जो इंडिया था उसकी पूरी जो भारत की एक पूरा अधिनियम बनाया गया। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी कि जो गवर्नर जनरल पहले बंगाल का था, जो पहले गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल की उपाधि मिल गई थी। तो उसको क्या कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया कि भी वो पूरे राज्य पूरे देश का क्या था कि गवर्नर जनरल था। तो उसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी लेजिस्लेटिव पावर खो दी थी। तो इस एक्ट की फीचर वगैरह क्या थी कि भी इंडी ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या मान लिया था कि भी पूरे भारत पर सिर्फ हमारा ही राज है। और इसको दिखाने के लिए, इसको शो करने के लिए क्या किया उन्होंने कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको क्या उपाधि दे दी कि आप अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए हो। और जो बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको भी किसके अधीन ला दिया गया था, जो पहले से ही अधीन ला दिया गया था बंगाल के अंदर। तो लेकिन अब से उनकी जो विधान शक्तियाँ वगैरह थी, जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वो क्या गई थी, छीन ली गई थी। और जो गवर्नर जनरल था उसको कंप्लीट जो कंट्रोल हो गया था, पूरी सिविल और मिलिट्री अफेयर वगैरह थे, सैन्य मामले हो गया, नागरिक मामले हो गए, उनके ऊपर अब पूरा पूरे देश में पूरा अधिकार किसका हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। और उसके अलावा क्या क्या कि एक लॉ मेंबर था, वो जो फोर्थ मेंबर, पहले जैसे आपको पता होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी, उसमें 4 से घटा करके 3 जो वो कर दिए गए थे कि भी 3 मेंबर रहेंगे अभी, तो उनको दोबारा से बढ़ा करके 4 कर दिया गया। और उसमें क्या नया मेंबर कौन और ऐड कर दिया गया, एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया। और एक लॉ कमीशन का भी उन्होंने क्या किया, गठन किया था 1834 में, लॉ आयोग का। तो अभी क्या होता था कि जो पहले कंपनी थी, जैसे आपको पता है कि भाई जो कंपनी है उसके अगर मान लो वो कोई कानून लगाती है तो उसको रेगुलेशन कहते हैं। और कोई संवैधानिक संस्था होगी, जैसे कोई सरकार होगी, तो अगर वो कानून वगैरह लाती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, यानी कि अधिनियम कहते हैं। तो उसको पहले को नियम कहते हैं, और उसके जो संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा लाए गए एक्ट को या मतलब कानून को क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। तो अभी जो भी सरकार कानून वगैरह लाती थी उसको अधिनियम कहा जाने लगा, यानी कि एक्ट कहा जाने लगा। यानी कि वो मान चुके थे कि भी जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश कंपनी है, उसका जो राज है वो एक तरह से सरकार ही है और संवैधानिक सरकार है। इसलिए वो अपने जो कानून वगैरह लाते थे उनको क्या कहने लगे थे, अधिनियम कहने लगे थे। और अभी एक और काम किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली कहाँ पे, जो कमर्शियल वगैरह व्यापार वगैरह थे, जो मान ले जो दो थोड़ी बहुत बची हुई थी, जैसे कि आपके हमने आपको बताया कि जो टी ट्रेड था या चाइना के साथ व्यापार था वो बची हुई थी, उसके उसमें मोनोपोली बची थी, तो उसको मोनोपोली का भी ख़त्म कर दिया गया। और अब उसको सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, मतलब एक प्रशासनिक एक्टिविटी दे दी गई कि भी आप सिर्फ प्रशासनिक कार्य कीजिए, अभी आपको कमर्शियल वगैरह में मोनोपोली वगैरह ख़त्म कर रहे हैं। और ये क्योंकि जो मेनली आपको बताया मैंने कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था पहले इंग्लैंड में, तो ये सारे जो फैसले थे वो उसके अधीन लिए गए थे। तो अभी जो फैक्ट वगैरह है उसके बारे में जानेंगे कि इसमें कि इसके बाद क्या कुछ बदलाव आया था। जैसे इस एक्ट के बाद, तो इस एक्ट के बाद क्या गया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, क्योंकि पहले की इस पोस्ट का नाम क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो कौन था, विलियम बेंटिक। और जो एक टीबी मैकोले थे वो क्या बने थे, जो फर्स्ट लॉ मेंबर, जो मतलब हमें मैंने बताया कि जो लॉ मेंबर जो ऐड किए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वो कौन थे, सबसे पहले टीबी मैकले। तो ये क्या थे, इन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन का जो चेयर, लॉ कमीशन वगैरह भी बनाया था 1854 में। ये देखिए हम दिखाते हैं, तो ये देखिए लॉ कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1834। तो जो लॉ कमीशन था उसका पहला हेड किसे बनाया गया था, टीबी मैकले का। और ये फर्स्ट लॉ मेंबर भी था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। तो इस एक्ट में क्या किया गया था भी, एक फैसला ये भी लिया गया था कि भी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, जो पहले सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए या ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए ओपन था, उसको किस लिए खोल दिया गया था कि भी आप इंडियन वगैरह भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटिश ऑफिसर नहीं चाहते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया कि ये फेल कर दिए, मतलब ये वापस ले लिया गया। लेकिन जो 1853 में इसको दोबारा लाया गया, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाया 1855 में, जब इसको ऑफिशियली ओपन किया गया। और उसके बाद इंडियंस ने भी क्या कर दिया गया था भी, एग्ज़ाम देने सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम इंडियंस भी दे सकते थे।
तो इस एक्ट के अंदर दो चीज़ें और लाई गई थी कि एक सेक्शन 87 जोड़ा गया था, जिसके अंदर क्या हो गया था भी, जो मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं जो, तो उसमें भारतीय और ब्रिटिश निवासियों के बीच में कोई भी क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर क्या गया था, 1843 में एक एक्ट निकाला गया था, अधिनियम 5। उसके द्वारा क्या है, गुलामी था, जो गुलामी को क्या किया था, बंद कर दिया गया था कि भाई आपके आपसे अगर कोई गुलामी करेगा तो उसको क्या होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो अगला एक्ट था वो चार्टर एक्ट 1853 का था। इसमें ये क्या था कि भी जो ये आखिरी एक्ट था, इसके बाद तो क्या होगा कि भी क्राउन रूल एक्टिवेट हो गया था, क्योंकि इन और इसमें एक्ट में क्या कहा कि भी जो इसमें विशेषता क्या थी कि जो गवर्नर था बंगाल के लिए वो अलग से अपॉइंट कर दिया गया था। पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तो बंगाल उसी के अंडर आता था, लेकिन उसमें जैसे काम को बांटने के लिए भी ज़्यादा लोड ना पड़े उसके ऊपर, इसलिए अलग से गवर्नर के पोस्ट को अपॉइंट कर दिया गया कि बंगाल के लिए एक गवर्नर अलग से अपॉइंट कर दिया गया। और इसमें क्या गया कि जो जो कंपनी का था, जैसे आपको पता है कि 1773 से आना शुरू हो गया था। और इसके अंडर क्या था कि जो मतलब 1793 से जो चार्टर एक्ट आता था हर 20 साल के बाद, उसमें हर 20 साल के बाद क्या आता था कि इनके लिए इनकी जो चार्टर है वो रिन्यू कर दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया कि इस बार उनका चार्टर रिन्यू तो किया गया, लेकिन उसमें कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं किया गया। तो मतलब उनका क्या था कि मेन ये था कि भी इनको अभी ज़्यादा 20 साल के लिए तो कम से कम टिकने देना ही नहीं है, जितना जल्दी हो सके वो सारा जो रूल है वो अपने ब्रिटिश क्राउन के अंडर लेना है। और इसमें क्या हुआ कि ये बाई चांस क्या हुआ कि 1857 था उसमें क्रांति होगी और ब्रिटिश सरकार को बहाना मिल गया, और उन्होंने क्या किया, पूरा जो ऑफिशियली है वो पूरा जो राज है वो अपने हाथ में ले लिया था। और इसमें और एक लास्ट एक्ट ये भी इसमें ये फैसला ये भी लिया गया कि जो मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें पहले दो अलग अलग, दो जो लेजिस्लेटिव हो गया और जो एग्जीक्यूटिव हो गया, यानी विधायिका और कार्यकारी होगी, उनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया। क्योंकि पहले क्या था वो दोनों एक ही थे, तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि उनको अलग अलग कर दिया गया। और जो सिविल सर्विसेज के लिए था कंपटीशन, वो मैंने पहले ही बताया कि जो 1853 में इन्होंने एक्ट के अंडर क्या किया था कि ओपन कर दिया था, लेकिन ये ऑफिशियली प्रैक्टिकली पॉसिबल कब हो पाया था, 1855 में। तो उन्होंने जो मैकली कमेटी था, मैकली कमेटी ने क्या किया गया था, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था कि भी आप सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट वगैरह लो। तो मैकली जो कमेटी थी, मैकली जो क्या था लॉ ऑफिसर बन के आया था, सबसे पहले लॉ कमीशन का हेड था। तो उनको ये परमिशन दी गई, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भी आप रिक्रूटमेंट वगैरह हैंडल कीजिए सिविल सर्विसेज के लिए। और जो नंबर ऑफ कोर्ट डायरेक्टर से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको घटा करके 24 से क्या कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। और अभी जैसे मैंने बताया कि जो लेजिस्लेटिव होगी और जो एग्जीक्यूटिव होगी उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो लेजिस्लेटिव हो गया, उसको क्या अलग से एंटिटी बना दिया गया, अलग से इकाई बना दिया गया। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बनाया गया, उसमें कितने मेंबर थे, उसमें कुल 13 मेंबर थे, जैसे जिसमें 6 विधायक परिषद के मेंबर थे, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर यानी कि, और 4 मेंबर कहाँ से आ गए थे, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो मतलब जैसे कि बिहार हो गए, बिहार। और जो 4 मेंबर थे वो कहाँ से थे, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे कि बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास जो प्रेसिडेंसी वगैरह थी वहाँ से आते थे। और जो 2 मेंबर थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, लंदन से आते थे। और जो 2 मेंबर अलग थे वो कौन थे, एक तो चीफ जस्टिस होता था जो कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा कौन था, एक पुशीन जज। पुशीन जज किसे कहते हैं कि भाई जो नॉर्मल जज होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, तो उसके अलावा जो बाकी बचे 3 जज थे उनमें से एक जज को क्या करते थे, उसको भी ऐड लिया जाता था। मतलब ये टोटल मिला के 13 मेंबर होते थे। तो पुशीन जज का मतलब यहाँ हो गया जो चीफ जस्टिस के अलावा जो जज बच के उनको पुशीन जज कहते हैं। तो आज तो उसको क्या कर दिया गया था, इन सभी सदस्यों को मिला करके क्या बना दिया गया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं फिर आगे जो क्राउन रूल आता है 1858 से लेकर के 1947 का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।